गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं संजीव कुमार विश्वकर्मा भारत माता के सपना में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाता हूं। इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैं आप लोगों को आज टॉपिक पढ़ाऊंगा प्रोजेक्शन। इसके पहले मैंने आप लोगों को ज्यामितीय रचनाएं, ठोस आकृतियों की ड्राइंग, ये टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्शन। चलिए देखते हैं। तो चलिए प्रोजेक्शन, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। प्रोजेक्शन का प्रक्षेप, इसको हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। प्रोजेक्शन, तो सबसे पहले तो ये जान लें कि प्रोजेक्शन होता क्या है। तो प्रोजेक्शन वो है जो किसी वस्तु के सभी कोनों को हम अगर एक सीधी रेखा के द्वारा किसी समतल सतह पर हम मिलाएं और उस रेखा को मिलाने से जो आकृति हमें प्राप्त होती है उसको हम प्रक्षेप कहते हैं। और जिस सतह पर हमें प्राप्त होती है यानी उसे हम चित्रपट कहते हैं। और तथा वह चीज़ जो वस्तु तथा प्रक्षेप को मिलाने वाली जो रेखा होती है, रेखा को हम प्रक्षेपक कहते हैं यानी कि प्रोजेक्टर कहते हैं। ये तो हो गया प्रक्षेप होता क्या है। अब प्रक्षेप में हम बात करें अगर कि प्रक्षेप कितने प्रकार का होता है, तो चलिए देखते हैं। प्रक्षेप कि कितने प्रकार का होता है। तो प्रक्षेप मेन रूप से जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है चित्रीय प्रक्षेप। चित्रीय प्रक्षेप, इसको हम बोलते हैं पिक्टोरियल। पिक्टोरियल। और दूसरा होता है लंबकोणीय प्रक्षेप। लंबकोणीय प्रक्षेप, इसको हम बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक्स। ऑर्थोग्राफिक। ये प्रोजेक्शन में दो प्रकार का होता है। पहला चित्रीय प्रक्षेप, दूसरा हो गया लंबकोणीय प्रक्षेप। अब चित्रीय प्रक्षेप में भी कई इसके भाग हैं और लंबकोणीय में भी हैं। तो चलिए देखते हैं कि चित्रीय में कितने आते हैं। चित्रीय में हमको तीन प्रकार से प्रक्षेप आते हैं, जैसे कि पहला है एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। दूसरा है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। और तीसरा है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ये तीन हो गए। इसके बाद अगर लंबकोणीय में बात करें तो लंबकोणीय प्रक्षेप दो प्रकार से बनाया जाता है। वो है, पहला है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। और जो दूसरी प्रकार से जिसको हम बनाते हैं वो है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ये लंबकोणीय प्रक्षेप हम दो प्रकार से बना सकते हैं इस तरीके से। तो अब हम अगर बात करें चित्रीय प्रक्षेप की, चित्रीय प्रक्षेप आप देख सकते हैं तीन तरीके से बनाया जाता है, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। और लंबकोणीय दो प्रकार से बनाते हैं। अब अगर हम बात करें तो एक्सोनोमेट्रिक के अंदर भी हमारे कई प्रकार से प्रोजेक्शन बनाए जाते हैं, जैसे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, डायमेट्रिक प्रोजेक्शन, ट्रिमेट्रिक प्रोजेक्शन। ये एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंतर्गत आते हैं। फिर ऑब्लिक प्रोजेक्शन है, तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन के अंदर भी कई आते हैं, कैवेलियर प्रोजेक्शन, कैबिनेट प्रोजेक्शन, क्लिनोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये हमारे ऑब्लिक प्रोजेक्शन के अंतर्गत आ जाते हैं। इसी तरह पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के अंतर्गत हमारा पैरेलल और 1 पॉइंट, एंगुलर और 2 पॉइंट, ऑब्लिक और 3 पॉइंट ये प्रोजेक्शन आते हैं। तो अगर अब हम बात करें चित्रीय प्रोजेक्शन की, हम बात कर रहे हैं अब चित्रीय प्रोजेक्शन की। चित्रीय प्रक्षेप, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, ये होता क्या है पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। तो इस प्रोजेक्शन में, चित्रीय प्रोजेक्शन में
हमको आँखों के सामने, चित्रीय प्रोजेक्शन में हमको आँखों के सामने वस्तु का एक ही दृश्य दिखाई देता है, जिसमें वस्तु की त्रिविमीय नाप जैसे कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिखाई देती है। इसका प्रयोग हम लोग विज्ञापन, सर्वे तथा आर्किटेक्ट आदि कार्यों में किया जाता है। ये हो जाता है चित्रीय प्रक्षेप। अब चित्रीय प्रक्षेप 3 प्रकार से होता है। चित्रीय प्रक्षेप 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, वो कौन कौन से होते हैं चलिए देखते हैं। चित्रीय प्रक्षेप 3 कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है समपरिमाप प्रक्षेप। समपरिमाप प्रक्षेप, इसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। दूसरा होता है तिर्यक प्रक्षेप, इसको हम बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन। और तीसरा है संदर्भ प्रक्षेप, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो चित्रीय प्रक्षेप 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया समपरिमाप, तिर्यक और संदर्भ प्रक्षेप। अब हम अगर बात करें इसमें, तो पहला है समपरिमाप प्रक्षेप। समपरिमाप प्रक्षेप, इसको हम आइसोमेट्रिक बोलते हैं, आइसोमेट्रिक। ठीक, ये समपरिमाप प्रक्षेप। अब समपरिमाप प्रक्षेप होता क्या है। तो समपरिमाप प्रक्षेप में यह चित्रीय प्रक्षेप का ही एक प्रकार है। इसमें हम 3 अक्ष लेते हैं, x, y और z। परस्पर ये एक एंगल पे बनता है। इसमें वस्तु की 2 भुजाएं जो लंबाई व चौड़ाई को आधार रेखा पर हम 30 अंश यानी कि 30 अंश का कोण बनाते हुए रखी जाती हैं। और इस प्रक्षेप में वस्तु के तीनों तल एक ही दृश्य में दिखाई देते हैं। एक ही तल तीनों दृश्य में दिखाई देते हैं। इसे ही आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहते हैं। परंतु आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाते समय हम आइसोमेट्रिक स्केल का प्रयोग करेंगे। ये तो हो गया आइसोमेट्रिक प्रक्षेप होता क्या है। अब इसका चलिए डायग्राम देख लेते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का कि बनता क्या। मैंने आपको पहले ही बताया कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन 30 अंश पर बनता है। तो सबसे पहले हम एक आधार रेखा ले लें और एक पॉइंट ले लिया। हम यहाँ से 30 अंश नाप लेते हैं। हम यहाँ से 30 अंश नाप लेंगे ऐसे। और जो भी हमारा डायग्राम बनेगा अब इन 2 रेखाओं पर ही बनेगा। ये हो गई। और ऐसे ही आप यहाँ से भी ले सकते हैं ये। अब अगर हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना रहे हैं तो वो डायग्राम हमारा इन्हीं दोनों रेखाओं पर बनता है। चलिए मैं एक डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ इसी में। जैसे कि ये 2 रेखाएं हमने ले ली हैं और मैं इसी में आपको आइसोमेट्रिक एक शेप बना के दिखा देता हूँ कि कैसे बनता है। ठीक, आप इस तरीके से इन रेखाओं को मिला दीजिए ऐसे। इस तरीके से इसको भी
यहाँ से आप रेखाएं मिला देंगे, इसको इस पॉइंट से यहाँ से और इसको यहाँ से मिला दीजिए आप। तो इस तरीके से आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाएंगे। ये जो आपकी एंगल दिया हुआ है वो 30 अंश का दिया हुआ है, यहाँ और यहाँ भी ये जो एंगल होगा आपका वो 30 अंश का रहेगा। तो आप ऐसे डायग्राम बनाएंगे और इसके जो पीछे का भाग होता है जो आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता, उसके लिए आप हिडन लाइन का यूज करते हैं, यानी कि अदृश्य रेखा। जैसे कि मैं यहाँ बना के आपको बता रहा हूँ कि वो अदृश्य रेखा कैसे बनती है। वो जो ड्राइंग के पीछे का भाग रहता है वो अदृश्य रूप में दिखाई देगा इस तरीके से, जिसको हम हिडन लाइन के द्वारा यानी कि अदृश्य रेखा के द्वारा बना देते हैं इस प्रकार से। तो हमारी ये जो माप हो जाती है यहाँ से यहाँ तक की वो लंबाई के रूप में, और ये हमको ऊंचाई बता रहा है, और ये चीज़ हमको यहाँ से यहाँ तक ये जो माप है वो वस्तु की चौड़ाई की माप बता देता है। तो इस तरीके से आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना लेते हैं। अब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बाद चलिए बात करते हैं दूसरे प्रकार की। दूसरा हमारा जो प्रकार है वो है तिर्यक प्रक्षेप। तिर्यक प्रक्षेप, इसको हम बोलेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ठीक। ये तो तिर्यक प्रक्षेप होता क्या है? तो तिर्यक प्रक्षेप में जो भी व्यू प्राप्त होता है उसमें 3 अक्ष होती हैं इसी तरीके से, लेकिन इनमें से एक अक्ष हॉरिजॉन्टल लाइन पर रखी जाती है, जबकि दूसरी अक्ष जो होती है हमारी वो 30 अंश, 45 अंश या फिर 60 अंश के कोण पर, तथा तीसरी अक्ष 90 के कोण पर रखी जाती है। यानी कि एक रेखा जो होगी आपकी वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर होगी, दूसरी जो रेखा होगी आपकी वो 30, 45 या 60 अंश पे होगी, लेकिन और जो तीसरी अक्ष होगी आपकी वो 90 डिग्री पर होगी। तो चलिए देखते हैं इसका डायग्राम कि किस तरीके से इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम एक आधार रेखा ले लें इस तरीके से यहाँ। इसके बाद हमको एक रेखा मान लीजिए ये हो गई हमारी, और दूसरी जो हमको लेनी है वो हम यहाँ से कुछ एंगल पर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था 30, 60 या 45 पे आप ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ ले लेता हूँ 45 पे इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं 45 पे ले लेता हूँ, ये मैंने इस तरीके से ये ले लिया है, ठीक। और जो हमने बात की थी कि तीसरी रेखा जो होती है, तो तीसरी रेखा हमारी होती है 90 अंश पे। चलिए मैं यहाँ से 90 अंश भी नाप लेता हूँ इस तरीके से, आप देख सकते हैं ये। तो तीसरी रेखा हमने 90 पे ले ली इस तरीके से। तो मैंने आपको पहले बताया कि पहली जो रेखा रहेगी वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी, ये हो गई। दूसरी 30, 45 या 60 अंश पे हो सकती है, वो ये रेखा हो गई। और तीसरी रेखा हमने बात की कि 90 डिग्री पर हो सकती है, तो वो ये वाली रेखा हो गई। अब चलिए हम इनको मिलाते हुए डायग्राम बना देते हैं। यहाँ से इनको मिलाते हुए हम एक डायग्राम बना देते हैं, सभी रेखाओं से मिलाकर इस तरीके से। ये आपने डायग्राम बना दिया। तो ये इस तरीके से जो डायग्राम बनेगा वो आपका ऑब्लिक प्रोजेक्शन होगा, यानी कि तिर्यक प्रोजेक्शन। और यहाँ पास आप बता सकते हैं जितना आप एंगल ले रहे हैं। तो ये एंगल हमने लिया था 45 अंश का। तो इस तरीके से आप ऑब्लिक प्रोजेक्शन बना सकते हैं। अब बात करते हैं इसके चित्रीय प्रक्षेप के तीसरे प्रकार की। तो तीसरा प्रकार था संदर्भ प्रक्षेप। संदर्भ प्रक्षेप, संदर्भ प्रक्षेप को पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन
बोलते हैं। ठीक, अब संदर्भ प्रक्षेप होता क्या है, तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं कि इस प्रकार के प्रक्षेप में वस्तु को जो चित्रपट के सामने हम इस प्रकार रखते हैं, इस प्रकार के प्रक्षेप में हम वस्तु को चित्रपट के सामने इस प्रकार रखते हैं कि वस्तु के किनारों से जो हमको चित्रपट पर डाली गई प्रकाश किरणें जो मिलेंगी वो किसी एक बिंदु पर आके मिलती हैं, जिसे हम स्टेशन बिंदु या जंक्शन भी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो डायग्राम हमारा, इसमें हम संदर्भ प्रक्षेप में किस प्रकार का डायग्राम बनाएंगे। तो हम बात करें रहे हैं यहाँ पर संदर्भ प्रक्षेप की। चलिए देखते हैं संदर्भ प्रक्षेप में किस प्रकार का डायग्राम बनता है। तो जैसे कि मैंने बात की कि चित्रपट, वस्तु को चित्रपट के सामने इस प्रकार रखेंगे कि उस पर जो हम प्रकाश किरणें डालें वो आकर एक बिंदु पर मिले। चलिए देखते हैं किस तरीके से बनेगा डायग्राम। ये मैंने यहाँ पे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ले रहा हूँ इस तरीके से। ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक, इसके बाद आपको यहाँ पास कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ पास कोई वस्तु रखी हुई है, बना दीजिए इस तरीके से डायग्राम। यहाँ पास हम बना देते हैं वस्तु। इस तरीके से अब हम इस पे प्रोजेक्टर के द्वारा हम लाइट डालते हैं तो वो बिंदु जो है वो एक ही पॉइंट पे आके मिलता है। जो सभी पॉइंट्स होंगे उस पे वो एक ही पॉइंट पे आके मिलेंगे। इस तरीके से वो एक ही पॉइंट पे आके मिलेंगे हमको। ये इस तरीके से यहाँ पास एक ही पॉइंट पे आके मिलेंगे। ये जो लाइन होगी वो लाइन हो जाएगी हमारी प्रोजेक्टर की, यानी लाइन ऑफ साइट प्रोजेक्टर की हो जाएगी, यानी कि प्रक्षेपक की हो जाएगी। और ये हमने बात की कि जो लाइनें आकर एक बिंदु पे मिलती हैं उस बिंदु को हम जंक्शन पॉइंट कहते हैं, यानी कि स्टेशन बिंदु कहते हैं। और ये हमारी हो गई वस्तु, यानी कि ऑब्जेक्ट। और ये हो गया प्रोजेक्शन, प्रक्षेप। तो इस प्रकार से हम संदर्भ प्रक्षेप को बता सकते हैं। तो अभी मैंने बात की कि आप किस तरीके से चित्रीय प्रक्षेप में जो भी उसके प्रकार दिए हुए थे, 3 प्रकार थे हमारे, अभी हमने उनकी बात की। अब हम बात करेंगे लंबकोणीय प्रक्षेप की, यानी कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की। तो चलिए देखते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। लंबकोणीय प्रक्षेप, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की बात करेंगे अब। प्रोजेक्शन, अभी हम बात कर रहे थे चित्रीय प्रोजेक्शन की, अब लंबकोणीय प्रक्षेप की बात करेंगे। तो लंबकोणीय प्रक्षेप होता क्या है, सबसे पहले तो ये बात कर लें। हम लंबकोणीय प्रक्षेप को मल्टी व्यू प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं। इसमें हम वस्तु के 3 दृश्य हमको दिखाई देते हैं। वो 3 दृश्य होते हैं प्लान, एलिवेशन और साइड व्यू। यानी प्लान को हम टॉप बोलते हैं, एलिवेशन को फ्रंट और साइड व्यू को साइड व्यू बोलेंगे। उसमें हमको लेफ्ट साइड या राइट साइड भी हो सकती है, वो हमारी होगी लंबकोणीय प्रक्षेप में। अब लंबकोणीय प्रक्षेप में हम बात कर रहे हैं
तो लंब कोणीय प्रक्षेप कितने तरीके से बनाया जाता है अब हम उसकी बात करेंगे। तो चलिए लंब कोणीय प्रक्षेप के कितने तरीके से हम बनाएंगे वो देखते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, तो इसमें हम मुख्य रूप से चार एंगल होते हैं ऑर्थोग्राफिक में। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और लास्ट है फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। ये तो उसके चार एंगल हो गए। लेकिन जब हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाते हैं तो वो हमको दो एंगल में ही बनते हैं, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। वो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में क्यों बनते, चलिए उसकी बात करते हैं। तो हम अगर फर्स्ट एंगल में बात करें तो फर्स्ट एंगल में वस्तु को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख कर हम उसके व्यू को बनाते हैं, तो उसमें हमको प्रथम कोण प्रक्षेप प्राप्त होता है। लेकिन सेकंड कोऑर्डिनेट में जब हम रखते हैं तो सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में तो व्यू रखते हैं, तो उस व्यू में हमको प्लान तथा एलिवेशन ओवरलैप हो जाने के कारण, यानी कि ऊपर हो जाने के कारण, यह विधि हम ओवरलैप हो जाने के कारण दिखाई नहीं देती, जिस कारण से हम सेकंड एंगल प्रोजेक्शन को यूज नहीं करते हैं। इसी तरह हम फोर्थ एंगल में भी हमको प्लान और एलिवेशन ओवरलैप हो जाने के कारण दिखाई नहीं देता, इस वजह से हम फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन भी यूज में नहीं लेते हैं। तो यहाँ पास हमको लंब कोणीय प्रक्षेप में फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल पढ़ने हैं। चलिए फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में हम बात कर रहे हैं कि डायग्राम किस तरीके से बनेगा। तो देख लेते हैं। प्रथम कोण प्रक्षेप एवं तृतीय कोण प्रक्षेप की परिकल्पना। तो इसमें हम अब बात कर रहे हैं प्रथम कोण और थर्ड कोण एंगल की जो हमको बनाना है, तो उसकी परिकल्पना देख लेते हैं कि किस तरीके से बनेगा। तो प्रथम कोण और थर्ड कोण की परिकल्पना देखना है हमको। तो उसमें हम देखेंगे कि वस्तु जो रखी हुई होती है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में, वो किस साइड में रखी होती है, लेफ्ट साइड या राइट साइड में, उसके हिसाब से इन एंगलों का परिकल्पना बनती है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं अभी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। तो जैसे कोई वस्तु अगर हमको रखी हुई दिख रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रंट और एलिवेशन कहाँ बनेगा और साइड कहाँ बनेगा, इस चीज़ की हम बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पास मैं अगर बना लेता हूँ एक छोटा सा ही डायग्राम समझाने के लिए आपको, किस तरीके से उसकी बात करेंगे। एक मैं यहाँ छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए, इस तरीके से। ये मैंने यहाँ पास बना लिया एक छोटा सा डायग्राम, आपको उदाहरण देकर समझाने के लिए मैंने बनाया है कि ये हमारी साइड हो गई और ये फ्रंट हो गया और ये हमारा टॉप हो गया, और ये जो डायग्राम बना है वो 30 डिग्री के एंगल पे आइसोमेट्रिक में बना है। अब मैं इसको आपको समझा रहा हूँ कि इसमें अगर इस डायग्राम को आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाएंगे तो इसका फ्रंट कहाँ आएगा, टॉप कहाँ आएगा और साइड कहाँ आएगा। तो चलिए बात करते हैं। तो हम अगर इसमें देखें कि फ्रंट हमारा दाएं साइड है, राइट साइड पे है, तो इसमें हमको फर्स्ट एंगल का जो सूत्र बनेगा वो कहाँ बनेगा। तो फ्रंट के हिसाब से
फर्स्ट एंगल में फ्रंट ऊपर बनता है तो यहाँ पास दाएं साइड में यहाँ फ्रंट बनेगा, और फ्रंट के बगल से हमको साइड दी यानी कि लेफ्ट साइड में, तो फ्रंट के बाजू से ही साइड बनेगी यहाँ पास। और अब टॉप की बात करें कि फर्स्ट एंगल में टॉप कहाँ बनेगा, तो फ्रंट के नीचे टॉप बनेगा इस तरीके से। अगर इसी डायग्राम में बात की जाए, अगर यहाँ हमको फ्रंट दिया हुआ है और यहाँ साइड दिया हुआ है, तब फिर हमको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की परिकल्पना चेंज करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि अब इस डायग्राम के अनुसार किस तरीके से फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल बनेगा। ये इस तरीके से देख लेते हैं। तो अगर फ्रंट इस साइड बना है तो आपका फ्रंट ऊपर ही बनेगा, पर डायग्राम के अनुसार फ्रंट लेफ्ट साइड में है तो यहाँ पास फ्रंट बनेगा, और फ्रंट के दाएं तरफ साइड दी हुई है तो फ्रंट के दाएं तरफ इधर साइड बनेगी, और टॉप हमेशा फ्रंट के नीचे ही बनेगा, वो आपका इस तरीके से यहाँ बनेगा। ये तो हो गई फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की परिकल्पना कि किस तरीके से वो बनेगा। अब हम बात करेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की परिकल्पना के बाद थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की, वो किस तरीके से बनेगा। तो उसके लिए चलिए हम बात कर लेते हैं कि थर्ड एंगल परिकल्पना कैसे बनेगी थर्ड एंगल के लिए। चलिए बात करते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की परिकल्पना किस तरीके से बनेगी। तो मैं उसी तरीके से आपको एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। एक छोटा सा डायग्राम मैं यहाँ पे बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की आप परिकल्पना बनाएंगे। इस डायग्राम के बाद आप समझ सकते हैं, आसानी पूर्वक समझ जाएंगे कि किस तरीके से आप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की परिकल्पना करेंगे। ये हो गया डायग्राम। तो चलिए अब देखते हैं। ठीक उसी तरीके से ये आपका 30 अंश पे बना है, ये भी 30 अंश पे है। अब बात करते हैं फ्रंट, टॉप और साइड की। ये टॉप हो गया, मान लीजिए ये फ्रंट है और ये साइड है। तब अगर इस डायग्राम में बात करें तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे फ्रंट दिया हुआ, लेफ्ट साइड पे आपको साइड बनी हुई है। इसके अनुसार अगर हम बात करें तो जो हमारा थर्ड एंगल की परिकल्पना बनेगी वो फ्रंट, टॉप और साइड के लिए कहाँ पे होगी वो हम देख लेते हैं। चलिए तो अब हम बात कर रहे हैं। तो देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं कि फ्रंट जो हमारा बना हुआ है वो दाईं तरफ है। तो अब परिकल्पना की बात करें तो वो फ्रंट हमारा इस वक्त नीचे की ओर बनेगा, क्योंकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट ऊपर बनता है और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट नीचे की तरफ बनता है। अब नीचे की तरफ बनेगा लेकिन किस साइड पे बनेगा, लेफ्ट या राइट, वो आपको डायग्राम को देखकर बनाना है। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि फ्रंट आपका दाईं तरफ दिया हुआ है तो वो आपका यहाँ आएगा फ्रंट, इस तरीके से यहाँ बनाएंगे। और साइड आपकी फ्रंट के बगल से ही बनी हुई है, तो यहाँ थर्ड एंगल में भी आप फ्रंट के बगल से ही साइड बनाएंगे, वो आपकी यहाँ बनेगी। ये हो गई फ्रंट और साइड की बात। अब बात करते हैं टॉप की। तो टॉप फर्स्ट एंगल में नीचे बनता था फ्रंट के, लेकिन थर्ड एंगल में टॉप फ्रंट के ऊपर बनता है टॉप। ये तो इस डायग्राम के अनुसार आप
इस परिकल्पना से आप प्रोजेक्शन बनाएंगे। और अगर अब मैं डायग्राम में साइड और फ्रंट की स्थिति चेंज कर दूं तब किस तरीके से परिकल्पना आएगी, तो वो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ अगर फ्रंट दिया हुआ है और यहाँ अगर साइड दी हुई है, तब इसकी परिकल्पना क्या होगी। तो चलिए इसकी अब बात करते हैं। अगर हमको फ्रंट लेफ्ट साइड में दिया हुआ है और साइड दाएं तरफ दी हुई है, तो जो हमको परिकल्पना बनेगी वो फ्रंट हमको यहाँ पास बनेगा, लेफ्ट साइड में बनेगा फ्रंट, और फ्रंट की दाईं तरफ हमको साइड दी हुई है तो फ्रंट के दाईं तरफ साइड बनेगा। लेकिन टॉप जो है वो टॉप हमारा फ्रंट के ऊपर ही बनेगा। टॉप ये इस तरीके से फ्रंट के ऊपर ही बनेगा। तो इस तरीके से आप फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की परिकल्पना बना सकते हैं। इस परिकल्पना को आपको याद रखनी है कि किस साइड पे आपको फ्रंट बनाना है और किस साइड पे साइड बनाना है और कहाँ पे आपका टॉप आएगा। इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। इन्हीं के अनुसार आप इसी सूत्र का यूज करके आगे आप प्रोजेक्शन बनाएंगे। हम बात करेंगे आगे जब, तो इन सूत्रों के द्वारा ही हम फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल, जिस एंगल में हमको प्रोजेक्शन बनाना होगा उस एंगल की परिकल्पना के अनुसार ही प्रोजेक्शन बनाएंगे। तो चलिए आज के लिए मैं टॉपिक यही समाप्त करता हूँ। अब आगे मैं बात करूँगा प्रोजेक्शन बनाने की। आज के लिए धन्यवाद।